हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू ईपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 5th और पार्ट 5th का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। और यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है एवरी ईयर 24 अक्टूबर को। अगर इस वर्ष के यूनाइटेड डे की हम थीम की बात करें तो उसकी थीम थी इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। और यूएन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? यूएसए के एक शहर न्यूयॉर्क में, द वेरी फेमस सिटी। और अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें कि इसकी स्थापना हुई क्यों थी, इसकी स्थापना हुई थी विश्व युद्ध सेकेंड के बाद, एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और क्यों स्थापना हुई थी? ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसे वॉर्स ना हो सके, टू प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर्स। अगर हम यूएन की बात करें, उसके अंडर 6 अदर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? जैसे कि मोस्ट फेमस है यूएन जनरल असेंबली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट एक्सेट्रा। अगर हम उसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ कर हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एंटोनियो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होना था? यूरोप का एक देश पुर्तगाल से वो बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाएगा? एवरी ईयर 24 अक्टूबर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हेन डज J&K सेलिब्रेट इट्स एक्सेशन डे? जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर। और जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे मनाता है हर वर्ष 26 अक्टूबर को। अगर हम इस विलय दिवस की बात करें कि ये क्या होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें टोटल कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। उन रियासतों को ऑप्शन दिया गया कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं इंडिया में जाइए, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं तो वहाँ हो जाइए, और अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वैसे भी। उसमें से 552 रियासतों ने कहा कि हम मर्ज हो जाएंगे इंडिया के साथ, 7 रियासतों ने कहा हम मर्ज हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ, और फिर भी उनमें 3 रियासतें ऐसी बची जो कहीं पर भी मर्ज होने के लिए तैयार नहीं थी। वो 3 कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि बाद में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया गया था। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें कि वहाँ पर क्या हुआ था, देखिए आपके सामने मैप है। वर्तमान में तो 2 अलग अलग यूटी हैं, बट 1947 की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक राज्य होता था। अब यहाँ पे जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि राजा क्या है, वहाँ के हिंदू हैं। और जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन थी मेनली मुस्लिम मेजॉरिटी। पॉपुलेशन कहाँ जाना चाहती थी? पाकिस्तान। राजा कहाँ मर्ज होना चाहेगा? भारत। दोनों में एक समझौता नहीं बैठ पा रहा था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया हम तो रहेंगे इंडिपेंडेंट। उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी के कुछ महीनों बाद ही यहाँ से उनके ऊपर हो गया आक्रमण। जब वहाँ से अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा किसके पास जाएगा? राजा गए इंडियन गवर्नमेंट के पास, नेहरू जी के पास, सरदार पटेल के पास कि हमारी सुरक्षा कीजिए। और भारत सरकार ने कहा हम आपकी सुरक्षा करेंगे अगर आप भारत में शामिल होने का पत्र पे हस्ताक्षर कर देंगे, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। राजा हरि सिंह के पास कोई और ऑप्शन था नहीं और उनको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। कब उन्होंने साइन किया? 26 अक्टूबर को। इसीलिए प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर मनाता है 26 अक्टूबर को एक अपना विलय दिवस या फिर एक्सेशन डे। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस है, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्यों को 2 यूटीज में डिवाइड किया। दोनों की पिक्चर आपके सामने है। येलो कलर में आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी, और जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये है हमारा यूटी लद्दाख। लद्दाख में वर्तमान में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन से? एक हो जाएगा ले, ये पूरा ले पोर्शन है, और ये वाला डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कारगिल। इसके साथ हमारी एकेडमी में जनरल बैच 12 शुरू होने जा रहा है कल से, यानी कि मंडे से। और ऑफलाइन मोड में बैच शुरू होगा। कितने बजे से कितने? 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी क्लासेस चलेंगी। इसकी फीस कितनी रहेगी? 3500 पर मंथ।
और अगर आप हमसे या इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप कहाँ पर कांटेक्ट करेंगे? इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल एवरीवेयर। उससे भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए क्या हो जाएगा कि आज 29 अक्टूबर को 11 बजे से 12:30 बजे तक होने जा रहा है हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑफलाइन मोड में है। अगर आप आज सुबह यानी कि 29 अक्टूबर को सुबह के 10 बजे से पहले भी हमसे इस नंबर पर जुड़ते हैं, फिर भी आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे पाएंगे। और इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? देखिए, अगर तो आप टॉप कर लेते हैं इसमें तो आपको दिया जाएगा 5100 का कैश प्राइज, प्लस जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस पे ह्यूज 50% डिस्काउंट ऑन फुल कोर्स। इसके अलावा अगर आप टॉप 30 स्टूडेंट्स में आएंगे तो आपके टोटल फीस के ऊपर आपको कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये तो चेरी ऑन द टॉप की बात है कि एक तरफ स्कॉलरशिप टेस्ट और अगले ही दिन शुरू हो रहा है हमारा जनरल बैच 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि हरिमाऊ शक्ति 2023 इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और किसके बीच संयुक्त अभ्यास है? मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टैट से लेके एचएस तक हर एग्जाम में पूछी जाती हैं और रिसेंटली भी पूछी गई हैं अगर आप लेटेस्ट एग्जाम्स को भी देखेंगे। फिलहाल हरिमाऊ शक्ति 2023 क्या ऑप्शंस हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान या फिर थाईलैंड। और ये एक्सरसाइज है भारत और मलेशिया के बीच में। पिक्चर आपके सामने है, इंडो मलेशिया जॉइंट एक्सरसाइज। और जैसे कि मैंने बोला, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर हम देखें, सबसे पहले इंडिया और यूएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली एक्सरसाइज है, बहुत बार पूछी जाती है। उसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में ही होती है वज्र प्रहार अभ्यास तरकश। भारत और जापान के बीच में अगर हम देखें, एक्स धर्मगार्जन और वीर गार्जन भी रिसेंटली काफ़ी एग्जाम्स में हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वी हैव इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, उसके बीच में है अजय वॉरियर एंड कोंकण अभ्यास। इंडिया और यूएई के बीच में है डेजर्ट फ्लैग। और लास्ट में इंडिया और एक सेंट्रल एशियन कंट्री जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, उसके बीच में कौन सी है? दस्तनिक। भारत और यूएसए एंड सेकंड पे वी हैव इंडिया एंड जापान। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दो कंट्रीज के एक्सरसाइजेस हमारे लिए हो जाती हैं। फिलहाल ये एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है? मलेशिया के साथ हो रही है। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली बिशन सिंह बेदी डाइड, ही बिलोंग टू विच फील्ड? हाल ही में बिशन सिंह बेदी जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है क्रिकेटर, पेंटर, एक्टर या फिर पॉलिटिशियन। और बेदी जी जिनका निधन हुआ है वो संबंध रखते थे क्रिकेट से। ही वॉज अ क्रिकेटर। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया उनकी डॉटर इन लॉ हैं, उनकी बहू हैं, और एक्टर अंगद बेदी उनके पुत्र हैं। और बीच में आपके सामने है बिशन सिंह बेदी जी जिनका हाल ही में निधन हुआ। वो एक भूतपूर्व क्रिकेटर थे। और कुछ अन्य फेमस पर्सनैलिटीज जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनके अगर हम नाम देखें, फर्स्ट पे वी हैव रिचर्ड रॉन्ट्री, ही वॉज अ एक्टर। सेकंड पे अक्षय लक्ष्मण गौते, बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ही वॉज द फर्स्ट अग्निवीर सोल्जर जो भारत के लिए शहीद हुए। नेक्स्ट वी हैव सतीश कौशिक, ही वॉज अ एक्टर। सलीम दुरानी वॉज अ फॉर्मर क्रिकेटर। ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा भी गया। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? सेम जैसे हमने फ्रेम किया था कि हाल ही में सलीम दुरानी जी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? और हमारा आंसर क्या होना था? ही वॉज ऑल्सो ए क्रिकेटर। लास्ट में हमने लिखा है ए एम अहमदी। ए एम अहमदी जो है वो भारत के फॉर्मर मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा और फैक्ट की बात करें कि वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी.वाई. चंद्रचूड़। वी ऑल नो दिस कि डी.वाई. चंद्रचूड़ है भारत के प्रेजेंट चीफ जस्टिस। अगर हम इनके फादर की बात करें जिनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़, वो भी भारत के चीफ जस्टिस थे। और इसके अलावा वो भारत के अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे। मतलब ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था। उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक भारत को अपनी सेवाएं प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच प्लेयर हैज मेड द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी? सबसे तेज वनडे शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? हाल ही में वर्ल्ड कप चल रहा है, हम सभी को पता है, और उसमें ये रिकॉर्ड बना सबसे फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का।
किसने बनाया है? हमारे ऑप्शंस हैं शुभमन गिल, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल या फिर डेविड वार्नर। और फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का क्रेडिट जाता है ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल की पिक्चर आपके सामने है। किस टीम से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर हैं और उन्होंने रिसेंटली नीदरलैंड्स के खिलाफ मात्र 40 बॉल्स में, केवल 40 बॉल्स में उन्होंने सेंचुरी बनाई। शुभमन गिल भी हमारे ऑप्शन में थे। शुभमन गिल क्या किया है उन्होंने रिसेंटली? उन्होंने सबसे तेज 2000 रन बनाए हैं इन ओडीआई फॉर्मेट। दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम सभी को पता है हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन से देश होस्ट कर रहा है? भारत होस्ट कर रहा है। और कब से शुरू हुआ? 5 अक्टूबर से शुरू हुआ, 19 नवंबर तक ये चलने वाला है। और आज भी भारत का मैच है। और उससे अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि अब तक 5 में से 5 मैच पूरे के पूरे भारत ने जीते हैं एंड वी आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। होपफुली बहुत जल्दी हम न्यूज़ लेके आएंगे कि वर्ल्ड कप का विनर है भारत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state or city is going to host 54th International Film Festival of India? कौन सा राज्य या शहर भारत के 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, कर्नाटका, बेंगलुरु या फिर गोवा। और आपका 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है गोवा में। भारत का 25वां नंबर का राज्य, 25th स्टेट ऑफ इंडिया गोवा बना था। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ष 2004 से हमेशा ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? तो गोवा में होता है। हाँ, उससे पहले दिल्ली, बेंगलुरु इन सब सिटीज़ में हुआ, बट 2004 से लगातार ये कहाँ होता है? प्रतिवर्ष गोवा में होता है। अगर हम इसकी बात करें कब से कब तक होगा? 20 से लेकर 28 नवंबर तक ये चलने वाला है। शुरू कब हुआ था? 24 जनवरी 1952 को ये स्टार्ट हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और उसके मंत्री कौन है? तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के मंत्री हैं बिलासपुर और हमीरपुर के एमपी अनुराग ठाकुर जी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है गोवा में। 7th क्वेश्चन वी हैव, रिसेंटली हु हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल? हाल ही में किसे एयर मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया है? हमारे ऑप्शन है साधना अवस्थी, साधना गुप्ता, साधना सक्सेना नायर या फिर साधना अरोड़ा। वेरी सरप्राइजिंगली इस ऑप्शन में मैंने सेम नाम चारों ऑप्शन में रखे और आप किससे आंसर पता लगा सकते हैं? ओनली एंड ओनली सरनेम्स को देख के आंसर पता लगा सकते हैं। इससे हमें ये भी बात क्लियर होती है कि जब भी हम कोई नाम पढ़े ऐसा ना करें कि सिर्फ अगला नाम देख लिया और सरनेम का वी हैव नो आइडिया। यू नेवर नो कि कब आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वर्तमान में और या फिर मैं कहूँ हाल ही में एयर मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया है साधना सक्सेना नायर जी को। अब देखिए, मान लीजिए आपके ऑप्शन में सिर्फ साधना सक्सेना लिखा है, वो भी राइट आंसर होगा। अगर सिर्फ साधना नायर लिखा है वो भी आप राइट आंसर मान के चलिए। ये दूसरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनको एयर मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया है। अगर ये दूसरी हैं तो पहली कौन थी? पहली थी पद्मा जी। अगर मैं साधना जी की बात करूं, वो एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और उनको किस पद पे पोस्ट मिली है या कौन सी पोस्ट उन्हें मिली है? वो बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज। आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है साधना सक्सेना जी। साथ ही में साधना सक्सेना जी के पति केपी नायर भी एक एयर मार्शल रह चुके हैं। वर्तमान में वो रिटायर हो चुके हैं और ये एकमात्र ऐसा कपल है जहां पर दोनों लोग एयर मार्शल के पद पर पहुंचे हैं। इसलिए भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। और साधना सक्सेना नायर जी बनी है सेकेंड वुमेन टू गेट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ एयर मार्शल। 8th क्वेश्चन वी हैव, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच एक्टर इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग किस अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन नियुक्त करने जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव या फिर शाहरुख खान। और नेशनल आइकन बनाया जा रहा है राजकुमार
राव जी को। अब अगर हम ये सोचें कि नेशनल आइकन बनाए क्यों जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूथ जो है उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सके और यूथ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर वोटिंग में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। तो राजकुमार राव जी बनने वाले हैं नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं, जो निर्वाचन आयोग है वो है एक संवैधानिक बॉडी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संवैधानिक बॉडीज क्या होंगी? जिनको संविधान के द्वारा बनाया गया है और संविधान में जिनके लिए एक विशेष आर्टिकल भी दिया गया है। इनके लिए कौन सा आर्टिकल है? 324 से 329A। और हमारे संविधान के भाग 15 यानी कि पार्ट 15 है जो मेंशन करता है इलेक्शंस को। अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे राजीव कुमार जी। उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं और सबका टेन्योर कितना होता है? सबका टेन्योर होगा 6/65 ईयर्स। यहाँ मैंने एज लिख दिया है बट दिस इज द टेन्योर कि उनका कार्यकाल कितना है। या तो वो 6 वर्षों तक कार्य करेंगे या फिर अगर उनकी आयु 65 वर्ष की पहले हो जाती है तो वो उसमें हो जाएंगे रिटायर। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है। अगर इन्हें त्याग पत्र देना है तो प्रेसिडेंट को ही ये अपना रेजिग्नेशन लेटर भी देते हैं। राजकुमार राव जी पिक्चर आपके सामने है, बनने वाले हैं नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन। 10th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज सुल्तान इस्कंदर हैज बिकम न्यू किंग ऑफ विच कंट्री। अब ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे कि मैंने बाय मिस्टेक 2 बार लिखा है, इट इज हिज नेम ओनली। पूरा नाम है सुल्तान इस्कंदर किस देश के नए राजा बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर भूटान। और ये बने हैं न्यू राजा साउथ ईस्टर्न एशिया के कंट्री मलेशिया के। मलेशिया का और मैं कहूँ कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का मैप आपके सामने है। पहले भी बहुत बार हम मैप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस मैप पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, सबसे पहले देखिए जो वॉयलेट कलर में आप देख पा रहे हैं ये भी मलेशिया है और ये भी मलेशिया है, दोनों मलेशिया हैं। और देखिए ये वाला पोर्शन 1, 2, 3 तरफ से पानी से सराउंडेड है। ऐसा पोर्शन, ऐसा भूमि का भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप और ये जाना जाता है मलय प्रायद्वीप के नाम से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला जो वाटर बॉडी है दिस इज साउथ चाइना सी। यहाँ पे कौन सा सागर है? अंडमान सागर है। और साउथ चाइना सी, अंडमान सागर इस नैरो सी स्ट्रेट से जुड़ रहा है, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये लार्ज वाटर बॉडी, ये भी लार्ज वाटर बॉडी। यहाँ पर देखिए कितना नैरो ये वाटर पोर्शन है, दोनों लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। इसी नैरो पोर्शन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्ट्रेट। हिंदी में हम कहें जल संधि या फिर जल डमरू मध्य। ये कौन सी जल संधि है? दिस इज वेरी फेमस मलक्का स्ट्रेट। किसको किसको जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ने का काम करती है। बाकी साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका मैप आपके सामने है। भारत के साथ लगता हुआ पड़ोसी देश है यहाँ पर म्यांमार में यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अराकान युमा। और अराकान युमा के पूर्व में ही साथ में यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है रिवर इरावदी। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो से अगर हम क्वेश्चन देखें कि आपके लिए क्या क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा वीर गार्जन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। वीर गार्जन भारत और किसके बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हमने वीडियो में भी डिस्कस किया कि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, पूछी गई है एग्जाम्स में ऑलरेडी, आगे भी पूछे जाने के 100% चांसेस है। आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि वीर गार्जन भारत और किसके बीच है, क्या यूएसए, जापान, ब्रिटेन और मलेशिया। जो भी राइट आंसर होगा आप हमें वीडियोस में लिख के बताएंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।